क्यों मैं एक्चुअली में जो है वो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि देखिए जो स्मॉल कैप है ना वो छोटी मछली है। वो छोटी मछलियां है जो एक ओशन में। तो जो छोटी मछली है वो ओशन के जितनी साइज में ग्रो कर सकती है। अगर कोई मछली है और उसकी साइज छोटी है नदी से, ओवरऑल लेक से या ओवरऑल ओशन से, तो वो ग्रो कर सकती है। अगर कोई मछली ओशन के साइज की हो जाए तो वो ग्रो करेगी क्या? वो शायद ग्रो नहीं कर पाएगी, वो ग्रो ही नहीं करेगी। अगर कोई मछली है या फिर कोई फिश है, वो ओशन के साइज की जितनी हो गई तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन उसी के सामने अगर कोई ऐसी मछली है जो छोटी है और उसका ओशन का साइज बड़ा है, तो वो मछली जो है वो ग्रो कर पाएगी। तो इसीलिए जो है वो मैं स्टॉक्स जो ऐसे ढूंढता हूँ जो मेरे माइक जो स्मॉल कैप और मिड कैप। इसीलिए मैं जो स्टॉक है उसको सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो स्टॉक्स वो छोटी मछलियां हैं जो आगे आने वाले टाइम में एक बड़ी मछली बन सकती है। तो ये मैंने यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो 500 एंड लेस रखा है, और मार्केट कैप 400 एंड अबाउ रखा है। प्राइस टू अर्निंग लेस देन हिस्टोरिकल पी, मतलब अभी जो पी चालू है वो उसके 10 साल के एवरेज पी के नीचे है। तो वैसे मुझे कोई स्टॉक्स बताओ, तो इसने वो स्टॉक्स बताया तो उसी के अंदर ये अडवाणी होटल्स आया था। तो ये यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे, लेकिन आपको जो है वो आपका क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स है। तो वैसे स्टॉक्स को आपको टेक्निकल्स में ढूंढना है। अभी देखिए, अभी ये ज्योति डिजाइन है। तो ये क्या करता है ये स्टॉक, ये ज्योति डिजाइन एंड एडिसिव्स, ये किसमें है? अच्छा, ये पीडीलाइट जैसा है। तो फेविकॉल का कुछ काम करता है, फेविकॉल जैसा। पी देखिए, एवरेज पी 23, मैक्स पी कितना होता था? 23। देख रहे हो, पी उसका एवरेज मैक्सिमम पी के आसपास उसका जो स्टॉक है वो आ गया है ऑलमोस्ट। और कंपनी की अर्निंग्स देखोगे तो कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है आपको, ब्लू लाइन, ये कंटिन्यूस पी जो है उसकी अर्निंग्स जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये स्टॉक देखिए, ब्रेकआउट देने के बाद एक साइडवेज जोन में चले गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके JYOTI, ज्योति डिजाइन्स एंड एडेसिस। ठीक है, यहाँ पे मेरा भी शायद कुछ रिसर्च चालू था इसमें। हम इसको इसमें ओपन करते हैं। हम्म। अभी ये स्टॉक देखिए, 2019 में इसने ब्रेकआउट दिया था। ये जो प्राइस था ना, 1996 से ये कंपनी एक्चुअली काम कर रही है। और एक्चुअली में इसमें जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया वो 2019 में आया था। तो 2019 का हम चार्ट देखते हैं इसका, फंडामेंटल्स क्या था उसमें। 2019 का इसका पोजीशंस देखते हैं हम। तो चलिए, 2019 में कंपनी का क्या वो था, 45% प्रमोटर के पास टेक था, मतलब ठीक है ओवरऑल। 50% पब्लिक के पास था। 2019 में इसकी आरओई कितनी थी? 18% के आसपास थी। अप्रोक्स अच्छी ही थी, 15% के ऊपर। कंपनी कैश भी बना रही थी, देखिए 3 करोड़। और उसका रिजर्व जो था वो देखो 4 करोड़ का रिजर्व था 2019 में। और जो बोरिंग्स है वो जीरो थी, फिक्स एसेट्स बहुत ही अच्छे थे कंपनी की। 2019 में देख रहे हो 3% पे अप्रोक्स ये मार्जिन फ्लैट थे कंपनी के। कंपनी के सेल्स ग्रोथ हो रहे थे। और 2019 में इसकी पी कितनी थी? 6-7 के पी पे मिलता था एक्चुअली स्टॉक। 6 to 7 की पी पे ये स्टॉक मिलता था। मतलब ये स्टॉक एक्चुअली वो टाइम पे बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे था फंडामेंटली। और टेक्निकल्स में इसमें ब्रेकआउट आया। तो मैंने आपको बताया था आप क्या कर सकते हो इसमें। आप ब्रेकआउट ब्रेकआउट में जब भी एंट्री करो, तो आप जो कैंडल है, जब तक स्टॉक 13 और 21 के ऊपर है, आप उसमें होल्ड करिए। फॉर एग्जाम्पल समझिए आपने ये जो स्टॉक है इसको 250 में बाई किया, और यहाँ पे आपने इसमें लॉस बुक किया। अभी आपने समझिए इसमें लॉस बुक किया 37% का एग्जाम्पल। तो आप, अगर आपको निकलना है तो वो कंपनी से निकल जाओ, अगर आपका वो क्राइटेरिया फिल नहीं हुआ। समझिए स्टॉक में ब्रेकआउट आया, और मल्टी या ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक फिर से 13 और 21 के नीचे ईएमए के क्लोज हो रहा है स्टॉक। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको एक बार के लिए एग्जिट कर जाओ, या फिर आप उसके फंडामेंटल्स चेक करो। तो फंडामेंटल्स में एक्चुअली मैं उसके बाद तो कंपनी के फंडामेंटल्स और भी स्ट्रांग हुए। लेकिन मैं सिनेरियो ले रहा हूँ कि मैंने ये स्टॉक को एग्जिट कर दिया, तो 35% का लॉस बुक किया मैंने। और ये स्टॉक ने फिर से 2020 में ये लेवल को ब्रेक किया। तो अभी मेरा बाइंग जोन जो होगा ना, ये वाला लेवल होगा जहाँ पे ये ब्रेकआउट आया था। तो स्टॉक में ब्रेकआउट आया 260 के आसपास।
और स्टॉक ने देखिए 260 में मैं 2020 में इसमें फिर से एंट्री ले ली। स्टॉक 13 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 21 मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहाँ पे मैंने एक बार लॉस बुक किया 35% का, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली तो स्ट्रांग था, लेकिन टेक्निकल्स में वो उसके 13 मूविंग एवरेज और 21 के नीचे आ गया था। तो एक बार 35% मैंने बुक कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर से ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 2020 में बड़ी वॉल्यूम के साथ। मतलब ये जो वॉल्यूम थी यहाँ पे तो एक्चुअली कुछ भी वॉल्यूम नहीं थी, और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, तो ये कोई एक बहुत ही बड़ा शानदार ब्रेकआउट हुआ था। और स्टॉक में 250 के आसपास आपने अगर बाइंग की होती तो 2020 में उसके फंडामेंटल्स देखिए। 2020 में तो कंपनी और भी स्ट्रांग हुई थी, देख रहे हो। कंपनी का 5% का मार्जिन था, जो अभी 16% पे आ गया। ऐसा क्या चेंज हुआ कंपनी का, जो इतना इतना बड़ा मार्जिन कंपनी कमाने लग गई। मतलब शायद कंपनी का 3% का मार्जिन 16% पे आ गया। और कंपनी के सेल्स देखिए आप, 100 करोड़, 75 करोड़ के आसपास सेल्स। अर्निंग पर शेयर देखिए, 0 से 7, सीधा 7 टाइम्स हो गया अर्निंग पर शेयर। उसी टाइम में बैलेंस शीट देखिए, 24 करोड़ का रिजर्व, जीरो बोरोइंग्स। फिक्स एसेट्स देखिए, ये मैं दिखा रहा था आपको। आपने एक बार लॉस बुक किया टेक्नो फंडा में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड बार आपने फिर से एंट्री की, कंपनी के फंडामेंटल्स तो वहां पे एक्चुअली में स्ट्रांग ही थे। आपने जब एग्जिट किया तभी भी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग थे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपने एक बार एग्जिट कर दिया, लेकिन फिर से आपने एंट्री ली हम हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल के हिसाब से। और स्टॉक ने देखिए 2020 में क्या किया, 5 का उसका फिक्स एसेट्स था, 5 करोड़ का फिक्स एसेट्स था, और कंपनी ने 20 करोड़ कर दिया सीधा। 20 करोड़ का फिक्स एसेट्स किया कंपनी ने, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स उसके एसेट्स बढ़ा दिए, उसके प्लान्स बढ़ा दिए। मतलब कंपनी बहुत बुलिश है। और वैसे फेज में 4 टाइम्स फिक्स एसेट्स किया, लेकिन हमको देखना है कि उसकी बोरोइंग्स नहीं बढ़नी चाहिए। तो यहाँ देखिए बोरोइंग्स नहीं बढ़ी। आपने रिलायंस कम्युनिकेशन का एग्जांपल देखा था, कैसे उसके फिक्स एसेट्स बढ़ रहे थे लेकिन बोरोइंग्स डबल हो रही थी, इसलिए वो स्टॉक आज नीचे आ गया। पर यहाँ पे देखिए 20 करोड़ की बोरोइंग्स, 20 करोड़ की फिक्स एसेट्स बनी कंपनी की, लेकिन बोरोइंग्स जो है वो जीरो थी। और आपने यहाँ पे एंट्री की, और स्टॉक देखिए उसके बाद 250 से स्टॉक नीचे आया ही नहीं है कभी। 250 का स्टॉक आप देखोगे 2500 का हो गया, मतलब ऑलमोस्ट स्टॉक 10 गुना हो गया वहां से। 250 का स्टॉक 2500 हो गया 2 साल के अंदर। तो एक्चुअली में ये जो होता है, ये एक्चुअली में टेक्नो फंडा का मैजिक है, कि जब आप टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मिक्स करो तो आप वो स्टॉक को एग्जिट भी नहीं करते। मतलब अगर समझिए आपने इस स्टॉक को डबल होने पे बेच भी दिया होता, तो भी आपके पास आधी क्वांटिटी होती। अभी 250 का स्टॉक आपने 500 में बेच दिया, एग्जाम्पल पूरी क्वांटिटी, तो आपके पास क्या रहा, कुछ नहीं। और समझिए जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, कि आप क्या करिए, 250 का स्टॉक 500 हुआ, और स्टॉक में फंडामेंटल्स अच्छे है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आधी क्वांटिटी बेच दो ना। आपका जो उसमें पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो निकाल लो। फिर देख लो, क्योंकि अपसाइड जो है वो कितनी भी हो सकती है। आपने देखा डाउनसाइड में स्टॉक जीरो होगा, लेकिन अपसाइड में देखो 250 का स्टॉक 2500 हो गया, आपको पता था क्या 2500 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने डबल होने के बाद आधी क्वांटिटी रखी थी, इसीलिए वो स्टॉक में आपने और एडवांटेज लिया। वो 500 से स्टॉक 2500 हो गया, और देख रहे हो कैसे ये स्टॉक नीचे आया, उसके बाद साइडवेज हो गया। तो ये मैंने आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए, और यही मेरा एक्चुअली मोटो था। और अभी देखिए ये जो स्टॉक है वो अभी भी साइडवेज हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुई है, इसीलिए ये आपको गैप डाउन दिख रहा है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल चार्ट दिखेगा इसका।